होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं। आज से शुरू हो रही नीट यूजी की काउंसलिंग अगले आदेश तक की गई स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर कल होगी सुनवाई। केंद्र पहले ही इस मुद्दे पर हलफनामा कर चुका है दाखिल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकार से समृद्धि तक कार्यक्रम में हुए शामिल। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मेलन को किया संबोधित। अमित शाह ने कहा, सहकार के सहयोग से एथेनॉल और मक्के की खेती करने वाले किसानों के हित में लिए गए निर्णय। हाथरस भगदड़ कांड में आया नया मोड़। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, फंड इकट्ठा किए जाने के संबंध में गहनता से की जा रही है जांच। किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित किए जाने का भी जताया जा रहा है संदेह। तमिलनाडु में बसपा अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद निशाने पर आई राज्य सरकार। भाजपा, बसपा सहित विपक्षी दलों ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के मोर्चे पर डीएमके सरकार को घेरा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल 12 जुलाई को विश्वास मत करेंगे हासिल। सीपीएल यूएमएल के समर्थन वापस लेने के बाद अल्पमत में आई है वहां की सरकार। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो संसद से जुड़ी हुई है। जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही, संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। इस बात की जानकारी अभी सामने आई है और अब बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा संसद का सत्र। तो बजट सत्र अपने आप में पूर्णकालिक बजट आएगा, इसमें ये महत्वपूर्ण अपने आप में होगा और 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा बजट। ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और कुमार, अपने आप में सभी को तारीखों का इंतजार था क्योंकि चुनाव के चलते पूर्णकालिक बजट नहीं आया था। अब एक तरीके से 23 तारीख को देश को पूर्णकालिक बजट मिलने जा रहा है और क्या कुछ जानकारी इस सत्र को लेकर आलोक? जैसा कि आपने बताया कि 22 जुलाई से सत्र शुरू होगा और 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की जो योजनाएं होंगी, जो कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से किस मद में कितना बजट आवंटित होगा, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपने बताया कि इस बार चुनाव हुआ और चुनाव के चलते एक बार अंतरिम बजट पेश किया गया था फरवरी के महीने में और ये पूर्णकालिक बजट होगा अगले साल के अगले वित्तीय वर्ष के लिए। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट होगा। और जहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना पर मोदी सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी और जो और इम्पोर्टेंट जो आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें क्या फेरबदल होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आलोक, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी क्योंकि प्रधानमंत्री का तीसरी बार लगातार सत्ता में आना और उन्होंने कैबिनेट में एक निरंतरता का संदेश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो पहले भी वित्त मंत्री थी और इस बार पुनः सरकार बनने के बाद उनका उस पद पे रहना, तो हम उम्मीद कर सकते हैं जिस प्रकार के रिफॉर्म्स को लेकर मोदी सरकार पिछले सत्र में जिस तरह से दिखाई पड़ी थी उसकी एक आगे बढ़ती हुई परिपाटी दिखाई पड़ेगी। वो एक निरंतरता की एक पॉलिसी भी दिखाई पड़ सकती है।
बिल्कुल निरंतरता की पॉलिसी दिखाई पड़ सकती है और रिफॉर्म्स के मामले में जिस तरीके से साहसिक निर्णय लिए गए हैं, हम पिछले 10 वर्षों के अगर बजट को हम देखेंगे तो जिस तरीके से रिफॉर्म्स हुआ है और जो विश्व में आर्थिक जो गतिविधियां हैं, मंदी का जो दौर था उस दौर में भी हमने अच्छा काम किया। आप कोरोना को देख लीजिए कि कोरोना के दौर में किस तरीके से सरकार ने वित्तीय स्थिति को संभाला। इसके साथ साथ जो सरकार की ओर से सेवाएं दी गई, खासकर आम आदमी की बात करें, पूरा विश्व इस महामारी से ग्रसित था, लेकिन हमने उस दौर में कितना बढ़िया सफल संचालन किया और यही कारण है कि जो रिफॉर्म्स होते आ रहे हैं उन रिफॉर्म्स को सरकार आगे रखना चाहेगी। आलोक, दर्शकों की के लिए स्पष्टता को ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि बजट आमतौर पर 1 फरवरी को पेश किया जाता है, लेकिन चुनाव की वजह से उस वक्त एक अंतरिम बजट था और अब पूर्णकालिक बजट होगा। इस पूरी संसदीय व्यवस्था को लेकर थोड़ा सा और इसको विस्तार दीजिए, ताकि दर्शक इसको बेहतरी से समझ सकें। ये बजट सत्र इस समय आखिर जुलाई में क्यों? जी, जैसा कि आपने बताया कि चुनाव होने के कारण जो मई महीने में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ और उस चुनाव के चलते अंतरिम बजट पेश किया गया, क्योंकि जो हमें खर्च करना था या जो हमारी आमदनी थी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये अंतरिम बजट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन जो आम बजट होता है वो सबसे बड़ा आर्थिक कैलेंडर है और ये पूरे आने वाले साल में जो आने वाला हमारा वित्तीय वर्ष है उसका क्या खाका होगा, ये बजट में दिखलाई देता है, प्रदर्शित होता है। हम देखते आए हैं, एक परंपरा रही है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी जब मोदी सरकार जो तीसरा कार्यकाल है, तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। बिल्कुल आलोक, जो बात आप कह रहे हैं उसमें निश्चित तौर से ये भी है कि जो एक अंतरिम बजट चुनाव से पहले फरवरी में आया था, तो मोटे तौर पे माना जाता है कि सरकार जब चुनाव के समय जा रही है तो ऐसे में बहुत लोक लुभावन वायदे इस तरह से ना करे और सरकार पे बोझ की स्थिति ना हो, ताकि वो एक जो खर्चे चलाने हैं अगले चुनाव के बाद नई सरकार के बनने तक, उसकी व्यवस्था करे। लेकिन जब नई सरकार आएगी, वो भले ही कोई भी सरकार हो, जब नई सरकार आएगी वो एक पूर्णकालिक बजट लेकर आएगी। आलोक, चीज़ ये भी कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनके ट्वीट के माध्यम से इसको जानकारी दी है, तो अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बढ़ते हुए जिस प्रकार के एक तकनीकी युग में है, तो जानकारी भी साझा करने के तरीके भी उस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की ओर से भी जारी किया जाएगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के ट्वीट के जरिए हमें ये मालूम हुआ कि 23 जुलाई को ये जो आम बजट है वो पेश किया जाएगा। तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां हैं सरकार के पास। अगर हम एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे काम किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र के जो हमारे, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि जो आधारभूत संरचना है उस पर सरकार विशेष जोर देगी। किसानों के लिए इस बजट में खास हो सकता है। जो छोटे और मध्यम उद्योग है, जो हमें बहुत जॉब क्रिएट करती है, ये एमएसएमई के लिए भी बहुत कुछ होगा। और जिस तरीके से आपने देखा कि जो हाईवे का जाल बिछा है, सड़क मार्गों का जो जाल बिछा है, इस प्रक्रिया को और तेज करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि ये बजट अपने आप में महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को लेकर के, सामाजिक गतिविधियों को लेकर के हर एक पहलू को छूने वाला ये बजट होगा। आलोक, हम जानते हैं कि अभी तक हमने देखा सरकार बनने के बाद से लगातार बजट पूर्व बैठकों के दौर का सिलसिला लगातार वित्त मंत्रालय में, वित्त मंत्री के साथ में, वित्त मंत्री की पूरी टीम के साथ में चलता रहा है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, चाहे वो कृषि का हो, एमएसएमई का हो या इंफ्रा का हो, इससे जुड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी जो उनकी मांगे हैं, उनकी बातें हैं, वो वित्त मंत्री और उनकी टीम के साथ में रख चुके हैं कि साहब हमको इस प्रकार की नीतियां और पॉलिसी चाहिए, कृपया अपने बजट में इसको शामिल करें। ये भी एक व्यवस्था लगातार चली आ रही है और अब एक तरीके से उन तमाम मांगों के आधार पर उस बजट को एक अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की शुरुआत चल रही। तो आप जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक नीचे से भी पॉलिसीज को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो भी हमारी संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती को दिखाता है। ये एक लंबी परंपरा रही है कि आप बजट जब पेश होता है तो बजट पेश होने के पहले, यानी कि 2 महीने से 1.5 महीने से लगातार तैयारियां होती हैं और वित्त मंत्री समाज के प्रत्येक वर्ग से, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, छोटे मंझोले बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, जो तमाम तरह की जो यूनियंस होती है उनके लीडर से बातचीत होती है और ये प्रक्रिया चल रही है। तो आप देखेंगे जब बजट पेश होगा तो ये जो वार्ताओं का दौर है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, डिफरेंट संगठनों के साथ, तो उसकी प्रतिछाया बजट पर अवश्य पड़ेगी।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुमार आलोक हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और निश्चित तौर से 23 जुलाई को पूर्णकालिक बजट मोदी सरकार की जो तीसरी पारी है मोदी 3.0, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगे। 22 जुलाई से लोकसभा के संसद के इस बजट सत्र की शुरुआत होगी और 12 अगस्त तक ये चलेगा। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। 2024 के नीट यूजी परीक्षा में पास विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेजों में नामांकन कराने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 6 जुलाई से होने वाली नीट यूजी परीक्षा की काउंसलिंग को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। पहले जारी कैलेंडर के मुताबिक मेडिकल काउंसिल कमेटी द्वारा 6 जुलाई से काउंसलिंग होने की उम्मीद जताई गई थी, जिसके फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। नीट यूजी परीक्षा 2024 शुरू से ही सुर्खियों में बनी हुई है। एनटीए द्वारा 5 मई को आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद विवाद शुरू हो गया। कई सेंटर्स से पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 जून को नीट यूजी का री एग्ज़ाम कराया गया, जिसमें 1563 छात्रों में से केवल 813 छात्रों ने री एग्ज़ाम दिया। इसके साथ ही नीट यूजी 2024 के टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। अब छात्रों को काउंसलिंग का इंतजार है। इस बीच नीट यूजी परीक्षा देने वाले कई छात्रों ने इसे रद्द करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 को लेकर एक एफिडेविट दायर किया है। इसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरी परीक्षा रद्द कराना लाखों ईमानदार छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जिन्होंने यह परीक्षा अपनी मेहनत से पास की है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि जब तक नीट यूजी 2024 परीक्षा में गोपनीयता के उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, तब तक पूरी परीक्षा और घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। खबर झारखंड से। झारखंड में जेएसएससी पीजीटी परीक्षा लगातार सवालों के घेरे में है। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से आयोग द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद गहरा गया है, उससे कहीं ना कहीं आयोग की छवि धूमिल हो रही है। मेधावी युवक पढ़ाई करने के बजाय अगर सड़क पर न्याय की गुहार लगाने पहुंच जाएं तो समझा जा सकता है कि शासन प्रशासन के अंदर कितनी खामियां हैं। राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे छात्रों ने भी पीजीटी की परीक्षा दी थी। जिस तरह से इसके रिजल्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। गौरतलब है कि पिछले साल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 11 विषयों के लिए कुल 3120 परीक्षा पदों पर पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। वहीं आवेदन प्राप्त होने के बाद सितंबर 2023 में कंप्यूटर आधारित परीक्षा रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, जमशेदपुर जैसे शहरों में आयोजित की गई। परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दी गई थी। वहीं नाराज छात्र हेमंत सोरेन सरकार से अभ्यर्थी परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड पीजीटी जो है ये अगस्त और सितंबर माह में एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी के माध्यम से। ये सीबीटी के माध्यम से सातवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा झारखंड राज्य के 24 जिलों में लगभग 24 सेंटरों पर हुआ था, जिसमें से 5 सेंटर को हॉट सेंटर बना के 5 से 6 सेंटर जो तो हॉट सेंटर बनाए गए थे, क्योंकि सर्वर रूम से आंसर वहाँ पर मारा जाता था। और जो भी अभ्यर्थी पैसे जो दिए थे उस अभ्यर्थी का जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था इसी सेंटर में पड़ा था। और देखिएगा एक लिस्ट हमारे पास है, ये सारी लिस्ट में जो टॉपर आप देखिएगा ना, परसेंटेज भी देखिएगा, जो श्रेया डिजिटल है वो प्रथम स्थान रखती है। घोटाला जो है अकेले कोई आसानी से नहीं कर सकता है, इसमें सारी की मिली भगत है, जिसके कारण से हम लोग को आज तक शुद्ध लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। झारखंड पीजीटी की परीक्षा 2023 में 18 अगस्त 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक आयोजित की गई थी। इसकी कुल नियुक्ति 3120 पदों पर होनी थी। इसके जगह पे झारखंड में कुल 24 सेंटर बनाए गए थे। उसमें मुख्य रूप से 5 ऐसे सेंटर थे जिसमें से सरकार, आयोग और एजेंसी ये तीनों के मिली भगत से लगभग आधे सीट यानी कि 1500 सीटों पर पैसे के बल पर एक एक सीट 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख पर सरकार द्वारा बेची गई है। और हम लोग सरकार से विगत 20 दिनों से इस धरना पर बैठ करके मांग कर रहे हैं कि जो सीट आप बेचने का काम किए हैं, वैसे कैंडिडेट का जिसका आप पैसे के बल पर रिजल्ट देने का काम किए हैं, उन लोग पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जांच हो, उसके बाद नियुक्ति हो। सबसे पहले इसमें कौन दोषी है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सरकार के कान में आज तक जू तक नहीं रेंगी है। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा के नेता अमर कुमार बाउरी का कहना है कि जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में धांधली हुई है और उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। और एग्जाम्स में कई एक खामियां निकली है। जैसे 2 सेंटर्स हैं, एक बोकारो का है सरिया और एक सिवा रांची का।
और 1-2 सेंटर, यहाँ से 80% बच्चे पास कर गए। 102 नंबर कोड का लगातार 20-30 बच्चा एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से निकल करके आता है और वो टॉप भी करता है। कि नीट का जांच चली रहा है, सीबीआई यहाँ वो सारा केंद्र हजारीबाग है और कई एक ओएसिस सेंटर और कितने लोगों का जो नाम निकल करके आ रहा है, छन के आ रहा है। तो आप उसी के साथ इसको भी क्लब कर दीजिए, क्योंकि ये भी मामला इसी झारखंड से संबंधित है और सीबीआई की जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और तब तक इस एग्जाम का रिक्रूटमेंट और जो आपने ज्वाइनिंग देने के लिए जो कहा है उसको रोका जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक आटा का उद्घाटन किया। अमित शाह के साथ कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को सस्ते दर पर ऋण की आवश्यकता और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2029 तक सभी पंचायतों में पैक्स डेयरी होगी। अमित शाह ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि नारे को दोहराया। अमित शाह सहकार से समृद्धि सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। 125 साल पुराना सहकारिता आंदोलन आज देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइजर के वितरण में 35%, उत्पादन में 21%, चीनी में 31% उत्पादन, गेहूं की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20%। एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर दे रहा है। नाफेड, इफको, अमूल, क्रिप्को, कई सारी हमारी सहकारी संस्थाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोगों से अधिक ऑर्गेनिक उत्पादों को खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और लोगों को शुद्ध ऑर्गेनिक उत्पाद मिल सकेंगे। फूड का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य मिल जाए, मुनाफा मिल जाए, इसके लिए आज NCOL के द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं, अब 2 ब्रांड हमारे पास है, एक भारत ऑर्गेनिक जो NCOL का है और दूसरा अमूल। ये दोनों विश्वसनीय ब्रांड है। मैं देश भर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप विश्वास कर ये दोनों ब्रांड खरीदें। ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका निर्णय और इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने सुपेरे की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने तमिलनाडु बसपा अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर गहरा शोक जताया है। मायावती ने तमिलनाडु सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने शनिवार को एक्स पर कहा कि के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार की शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई जघन्य हत्या से पूरे समाज में दुख व आक्रोश की लहर है। सरकार को अविलंब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह कल चेन्नई में आर्मस्ट्रांग के परिवारजनों से मुलाकात करेंगी। बीएसपी की तरफ से अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसी को लेकर बीएसपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चेन्नई में पूनमल्ली हाई रोड पर राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चेन्नई में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग का पोस्टमार्टम हो चुका है। ग्रेटर चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस अपराध में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। Based on the initial investigation which we came to know through the CCTV cameras and generally how we investigate cases regarding cell phones and other direct eyewitness account, we were able to nab 8 accused persons whom we suspect they are strongly involved in commission of this offence. So the team which had arrested them is inquiring them. The situation in Chennai city is normal, law and order is maintained, and we will not leave any stone unturned to detect this case
and to probe all the various angles where there seems to be some input. तमिलनाडु में बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार पूरी तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था को संभालने में फेल हो गई है। I strongly condemn this incident. Is a national party state president. He is unable to survive because of the law and order situation in Tamil Nadu. The DMK government is totally failure to maintain the law and order situation. Because today the Armstrong is died, the Gundas are hacked to death him, and 10 days before, 65, almost 70 people died because of the illicit arak. So where is going, what they are doing? Even Tamil Nadu Chief Minister is controlling his police department and Home Ministry is with him. He is unable to control the police, or he is unable to control the law and order situation. This is very strongly condemned. Rahul Gandhi is going to Hathras, but he don't know where to the Kallakurichi. He is not visiting the Kallakurichi. भाजपा नेता अमित मालवीय ने तमिलनाडु की घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी में 65 से अधिक दलितों की जान जाने पर आवाज़ न उठाने के कारण आलोचना झेल रहे बालक बुद्धि राहुल गांधी ने अपनी चिंता दर्ज कराने के लिए एक कपटपूर्ण टिप्पणी की है। लेकिन तमिलनाडु सरकार के संपर्क में रहने से कांग्रेस नेताओं को कैसे मदद मिलेगी जब सीएम एमके स्टालिन ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे हैं। बसपा नेता आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए। बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हत्या में शामिल लोगों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही दोषियों को कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाने का आदेश दिया है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले पर स्टालिन सरकार लगातार घिरती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस भी मामले में कड़ी कार्रवाई की बात करने लगी है। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार से आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। The police should take proper action. Who is the culprit behind this murder? We have to bring to before the law who is the real accused, who is behind this murder. We are requesting to Tamil Nadu government like that. They want to burial their own place. Already actor Vijaykanth, we given the party office, they buried. How can we deny this burial? He is a leader of the national party. We have to give respect. और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाल रंग इसका तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए घटना से जुड़ी हुई। हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मामले में नया मोड़ सामने आया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने बताया है कि मुख्य आरोपी और कार्यक्रम के आयोजक देव प्रकाश मधुकर और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पूछताछ में ये भी पता चला है कि कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन्हें संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरह के कार्यक्रम में इनके संसाधन किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं किए जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक और निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। दिल्ली से अरेस्टिंग हुई है और इनको जल्दी पीसीआर पे लेके और साक्ष्य संकलन करा जाएगा। इनके भी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, जितनी भी ट्रस्ट की डिटेल्स हैं, डोनर्स हैं, उनकी लिस्ट मांगी जा रही है और कहीं ना कहीं उसके बाद जो भी लिंक निकलेगा, मनी ट्रेल निकलता है कि इतना बड़ा कहीं ना कहीं इसमें वर्दियाँ हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम होता, संगठित इतना खर्चा होता है, तो इसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई ना कोई पॉलिटिकल दल द्वारा कहीं ना कहीं इनको फंडिंग हो रही है। तो अपने आप में हाथरस के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं वो इस बात की आशंका जता रहे हैं कि आखिर ये लिंक जाते कहाँ हैं। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रामेंद्र, महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो सीधे तौर पे इस बात की आशंका, अंदेशा जता रहे हैं कि क्या ये कहीं राजनीतिक तौर से जुड़े हुए लोग हैं। फंड को लेकर बात की जा रही है और ऐसी ही आशंका किसी प्रकार के जो मुख्यमंत्री भी जता चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो हाथरस पहुंचे थे। तो ये तार जुड़ते किधर है, जाते किधर है? देखिए आनंद, जब मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं तो ये माना जाता है कि वो कोई लीपा पोती नहीं करते, उनकी साफ गोई है कि जो कहते हैं जब तथ्यों के आधार पर ही कहते हैं। जब उन्होंने कहा था तब तो शायद कुछ लोगों की बात हजम नहीं हो रही हो, लेकिन जब अखिलेश यादव के साथ बाबा की फोटो आई और जिस तरह राम गोपाल यादव ने बयान दिया कि बाबा की गलती नहीं है लेकिन प्रशासन की गलती है, प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। फिर अखिलेश यादव ने भी वही बयान दिया कि बाबा का कोई दोष नहीं है लेकिन जिला प्रशासन को एसओपी बनानी चाहिए, शासन को एसओपी बनानी चाहिए। तो धीरे धीरे जो मोड़ ले रहा है मामला वो दिख रहा है। दूसरा क्या है कि कई एक ही जात के लोग जो सेवादार हैं वो एक ही जात के लोग, अगर आप 6 की गिरफ्तारी देखिए तो 5 लोग इसमें जात के हैं। तीसरा ये क्या है कि विधानसभा जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें मूवमेंट कराया गया और राजनीतिक दलों के साथ इन्वॉल्वमेंट रहा बाबा का। तो ये जो सारी चीजें दिख रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि हो सकता है साजिश हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब कहा था तब लोगों के गले से बात नीचे नहीं उतर रही थी कि ये सामान्य घटना है, इसमें साजिश क्या हो सकती है। लेकिन अब जो चीजें निकल करके सामने आ रही, जिस तरह एसपी ने कहा है, तो वो सारी चीजें समझ में आ रही लोगों की। कोई साजिश तो नहीं कि इस तरीके की दुर्घटना हो गई हो या लापरवाही की गई हो या जानबूझकर सरकार के बदनाम करने के लिए इस तरीके की चीजें की गई हो। तो अब ये इशारा उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आरेंद्र, जो मुख्य आरोपी है मधुकर, उसको भी गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है। अभी तक कुछ जानकारी इस बात को लेकर आई है कि उसके माध्यम से क्या बात निकल के आई है? कोई सूत्रों के हवाले से आपको इस बात को लेकर जानकारी हो कि शुरुआती तौर पर क्या बातें निकल के आ रही हैं? क्योंकि अभी तक वो कोई बड़ा कारण समझ में स्पष्ट तौर पर आधिकारिक रूप से निकल के नहीं आया अभी। देखिए, देव प्रकाश की गिरफ्तारी में जो मोटी मोटी 2-3 चीजें निकल के आई जो पुलिस के पास हैं, वो सूत्रों से ये पता चल रही कि देव प्रकाश राजनीतिक दल के संपर्क में था, लोकसभा चुनाव में भी इसकी भूमिका है और फंड के माध्यम, ये फंड भी इकट्ठे करते थे तो फंड भी इनके माध्यम से। जो बात एसपी कह रहे हैं कि इनके खाते के डिटेल्स की जांच की जाएगी, कहां कहां से फंड आया, किस किस ने फंड प्रोवाइड किया। तो मोटी चीजें निकल के आई कि जो फंड आता था वो देव प्रकाश के माध्यम से आता था। तो कई तार इनसे जुड़ रहे हैं। उस ये जांच में आगे चीजें सामने आएंगी कि क्या परिस्थितियां हैं, कौन लोग थे, किन लोगों ने फंड उपलब्ध कराया, कौन लोग, जब बाबा कहते हैं कि हम कोई पैसा नहीं लेते तो इतनी बड़ी जो कोठियां बनी, जो आश्रम बने, वो कैसे बने हैं। तो क्या सही में पीछे कोई फंड उपलब्ध करा रहा? तो ये मरुधर जो देव प्रकाश है, देव प्रकाश के पास जो डिटेल्स हैं जब इनकी जांच की जाएगी तब सामने आएंगे। लेकिन अभी तक इशारा एक तरफ जा रहा है जो जांच में हो सकता है कि धीरे धीरे करके सामने आया। रामेंद्र, एक चीज़ और, क्योंकि जो न्यायिक आयोग बनाया गया है उसकी भी जांच अब आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। तो जहां पर एक तरीके से प्रशासन की ओर से पूरी इंक्वायरी हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है, न्यायिक आयोग भी इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे घटना को समझने की कोशिश कर रहा। उस दिशा से, उस पहल से अभी तक कोई जानकारी निकल के आई है कि किस तरह उनकी जाँच बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है?
देखिए, जो न्यायिक आयोग है उसने जो पुलिस ने जांच की थी, जो एसआईटी ने अभी तक जांच की थी, उनकी रिपोर्ट्स मांगे हैं कि पुलिस आखिर कहां तक पहुंची और किन किन लोगों से आगे बात करनी है। तो न्यायिक आयोग का समय रहेगा और वो समय अपने समय में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जांच करेगी। जो एसआईटी की जांच है उसमें बहुत सारे तथ्य चीजें आ गई हैं। जिस तरह देव प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है तो वो चीजें स्टेप बाय स्टेप सामने आती जानी थी। 4 दिन में ही देखिए तो घटना का जो खुलासा वो धीरे धीरे होता जा रहा। न्यायिक आयोग के पूर्ण घटना को खुलासा करेगा कि घटना क्यों हुई, कौन लोग पीछे थे, और उसमें वो तमाम तथ्य वो भी देंगे कि आगे ऐसी घटना ना हो उस पर क्या किया जाए। तो न्यायिक आयोग आज पहुंच गया है। हाथरस तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे निकल करके आएंगी, लेकिन जो पुलिस जांच है वो तेजी से हो रही है और कई तथ्य उससे पहले ही निकल कर सामने आ जाएंगे कि घटना के पीछे कौन लोग थे, क्या इसमें साजिश है या केवल सामान्य घटना थी। तो वो सारी चीजें जैसे तस्वीर साफ होगी वैसे बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आर्येंद्र जी, रामेंद्र, राहुल गांधी भी जब हाथरस पहुंचे तो उसके बाद से लगातार भाजपा ने इस बात को कहा कि साहब पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आप मत जाइए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति करना नहीं बनता है, और अपने आप में उस प्रकार की पूरे सीधे तौर पे आरोप लगे। अभी इस सब को लेकर राजनीति भी उत्तर प्रदेश में, सियासत भी खूब दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सियासत है। देखिए, सरकार चाह रही कि 121 लोग जो उत्तर प्रदेश के मारे गए, उत्तर प्रदेश की पूंजी, उत्तर प्रदेश की धरोहर है, और उन परिवारों के लोग हैं जिनके परिवार हो सकता है बहुत सारे लोगों से इनके परिवार चलते रहे, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो बाबा के करीब जाकर के चाहते हैं कि उनका उद्धार हो जाए, उनको उनकी परिस्थितियां बदल जाए, उनके मन में भाव रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस इशू पर बहुत कठोर है कि इस पर कोई राजनीति न की जाए। हालांकि राहुल गांधी को उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया, चूंकि राजनीतिक दल के नेता है, वो जाना चाहे जाए, लेकिन स्वयं उनको सोचना चाहिए था कि अभी जब जांच चल रही है, ठीक है आपकी सहानुभूति हो सकती है, लेकिन इस तरीके की परिस्थितियां न हो, राजनीतिक दावे और वादे न किए जाए, राजनीतिक रूप से कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाया जाए। इससे जांच प्रभावित होती है मुख्य रूप से। आर्यन, जब कोई राजनीतिक दल का नेता आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो जांच अधिकारी के सामने थोड़ी चुनौती पैदा होती, इसलिए सरकार चाहती थी कि इस पर राजनीतिक चीजें ना आए तो बेहतर है। आर्यन, शुक्रिया रामेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता चुनिंदा मामलों में ही प्रतिक्रियाएं देते हैं। वे तमिलनाडु में अवैध शराब और पश्चिम बंगाल में एक महिला पर खुलेआम हमले के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। इंडी अलायंस ये सेलेक्टिव रिएक्शन देते हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब को लेकर के जो इतनी बड़ी घटना हुई उसमें उनका चुप रहना, वेस्ट बंगाल में एक महिला के साथ खुलेआम पिटाई होते हुए वीडियो सबने देखा, उसमें उनका चुप रहना, ये सेलेक्टिव अप्रोच कतई ठीक नहीं है देश के लिए और देश हित में नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसी ही घटना में सोनारपुर के चौहाटी के सामने आई है। यहाँ एक भाजपा कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। बूथ संख्या 189 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट रहे गोविंद अधिकारी घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी पत्नी नमिता अधिकारी और बेटे पर भी धारदार हथियारों से हमला किया गया है। उन्हें गंभीर हालत में SKAM ट्रॉमा केयर में भर्ती कराया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह हमला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में बदमाशों द्वारा किया गया था। इस प्रकार के हमलों से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था निशाने पर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुभाष देवनाथ और सुमित देवनाथ नाम के पिता पुत्र और अर्चन भट्टाचार्य नाम के एक IIT छात्र को गिरफ्तार किया है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान के कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद ओम बिरला पहली बार कोटा पहुंचे हैं। ऐसे में कोटा बूंदी के लोगों ने जगह जगह पर ओम बिरला का जमकर स्वागत किया। मीडियाकर्मी से बातचीत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार समेत विकास का नया कीर्तिमान स्थापित होगा। हम मौजूद हैं बूंदी कोटा में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहली बार आए हुए हैं। दोबारा लोकसभा अध्यक्ष करने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में और भव्य स्वागत हो रहा है।
अभिनंदन हो रहा है और आप देख रहे हैं माला पहनाया जा रहा है। भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है स्वागत के लिए। सर आप पहली बार आए, हम भव्य स्वागत देख रहे हैं। जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब राज्य में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो क्या कहेंगे सर आप जब यहाँ पहुंचे हैं, भव्य स्वागत हो रहा है? निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है। 2003 से मुझे लगातार यहाँ की जनता ने विधायक सांसद बनाया। कोशिश करेंगे जो विश्वास भरोसा व्यक्त किया उसको भरोसे विश्वास को कायम रखेंगे। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के भाषणों में तमाम शब्दों को निकाला गया सत्ता पक्ष के अनुरोध पर। पहली बार हुआ जब इस तरह से इतने विवाद हुए नेता विपक्ष के शब्दों पर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब आगे सत्र भी होना है, किस तरह से आप देख रहे हैं? नियम प्रक्रियाओं से चलती है और सब नियम प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। मैं भी नियम प्रक्रियाओं का पालन करता हूँ। सवाल सर, जब शपथ हो रहा था तो कुछ लोगों ने ऐसे नारे लगाए कि इसका विवाद हुआ, आपने नियम भी बदला, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? नियम बदल कर क्या आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि लोकसभा ने अब नियम बदल दिया है, शपथ के दौरान कोई इधर उधर का नारा नहीं लगा सकता, उसको लेकर आप क्या कहेंगे जो विवाद हुआ और जो नियम बदला गया? संविधान की मर्यादाओं के अनुसार शपथ लेते हैं और जो संविधान में जो प्रारूप है उससे शपथ लें, ये अपेक्षाएं सबसे की जाती है। सत्र अब अगला दूर नहीं है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? संविधान में जो प्रारूप है, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप शपथ ले, ये सबसे आग्रह है। धन्यवाद। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं और अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि संसद के पहले सत्र का समापन हुआ 18वीं लोकसभा के, और उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी कोटा पहुंचे हैं ओम बिरला। भव्य स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि सभी सांसदों को संसद की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज कोटा। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेन्नई में मुतुक्कड़ के CIBA में अधिकारियों और शोधकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने मछली चारा तैयार करने की जगह केकड़ा पालन, झींगा और मछली हैचरी और अनुसंधान केंद्र सहित विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने शोधकर्ताओं को अपने संबोधन में भावी पीढ़ियों के लिए समुद्री जीवन की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि गरीबों का कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता है। आने वाली पीढ़ियां हमारी भी और जीव जंतुओं की भी सुरक्षित रहे, कि पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, उसकी कोशिश करते हुए हम आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लाखों लाख भाई और बहनों को रोजगार के नए अवसर मिलते रहें, ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी, उनकी आजीविका चलती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई के बीच रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। 8 और 9 जुलाई को रूस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों पर विस्तृत समीक्षा की संभावना है। वहीं रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। 41 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस पहली ऑस्ट्रिया यात्रा को राजनयिक संबंधों की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और रूस के बीच गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं और लगातार बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद दोनों देशों के संबंध दिन ब दिन प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 से 9 जुलाई को मॉस्को में होंगे। इस दौरान दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा तथा पारस्परिक हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। Prime Minister is scheduled to arrive in Moscow in the late afternoon of 8th July. President Putin will host a private dinner for Honorable Prime Minister on the day of arrival. The next day, Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. As part of programming elements, Prime Minister will also lay a wreath at the tomb of the unknown soldier in Kremlin, and thereafter Honorable Prime Minister will visit the Rosatom Pavilion at the exhibition venue
in Moscow. These engagements will be followed by a restricted level talk between the two leaders, which will then be followed by delegation level talks led by Honorable Prime Minister and the Russian President. Honorable Prime Minister will depart Moscow for Vienna in the afternoon of 9 July. भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पारंपरिक सैन्य और ऊर्जा क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ी है। रूस ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने का आह्वान भी किया। वहीं भारत अपनी रणनीति में रूस को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में महत्व देता आया है। India-Russia bilateral trade has seen a sharp increase in 2023-24. It has since touched close to $65 billion, primarily due to strong energy cooperation between India and Russia. With Indian exports of $4 billion and Indian imports being close to $60 billion, trade remains imbalanced, which is a matter of priority in our discussions with the Russian side. रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाएंगे। बीते 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। India and Austria had also signed a comprehensive migration and mobility agreement in May last year, and both sides will continue to work closely to expand and explore new areas of bilateral partnership. The visit, we are confident, will allow us to discuss various areas of importance in bilateral engagement, as also issues of regional and global importance of mutual interest, and help broaden the scope of our partnership. प्रधानमंत्री का रूस और ऑस्ट्रिया दौरा वैश्विक स्तर पर कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। अपने दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को संस्थान का उत्कृष्टता पदक प्रदान किया। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति का कोल्लम और अष्टमुडी बैकवाटर का दौरा करने का कार्यक्रम है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लाया गया। कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी थी, जिसके बाद आज उन्हें फिर से कोर्ट के सामने पेश किया गया। और बात मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में आज भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भागों में और अगले 5 दिनों के दौरान
पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, हिमालयी पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट में खराब मौसम के लिए लोगों को सतर्क किया जाता है, इससे जनजीवन प्रभावित होता है। बिहार में मानसून अब लोगों के लिए आफत बन गया है। एक महीने पहले जहां भीषण गर्मी लोगों के लिए जान ले रही थी, तो वहीं अब मानसून में वज्रपात लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। कल आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में 18 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें भागलपुर में 4, बेगूसराय, जहानाबाद में 3, मधेपुरा, सहरसा में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं काराकट, वैशाली, छपरा में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग ने अब तक 8 लोगों की मौत की ही पुष्टि की है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर बिहार, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी जिलों के 1-2 स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में बारिश की वजह से खेती के कामों में तेजी आई है। किसान धान के बीज खेतों में बो रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान लोगों को सचेत रहने को भी कहा है, क्योंकि इस दौरान वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। उधर असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति ने भयावह रूप ले लिया है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य के 30 जिलों के 3,518 गांव पानी में डूबे हुए हैं। राज्य में 24.2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 63,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ की जद में आ गई है। असम ने बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 612 बाढ़ शिविर में 47,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। मानकाचार में ब्रह्मपुत्र का जलस्तर अभी भी जिले के खतरे के स्तर के करीब 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। दक्षिण शालमारा आरसी क्षेत्र के अंतर्गत 37 गांव और मानकाचर आरसी क्षेत्र के अंतर्गत 29 गांव पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को आश्रय देने के लिए जगह जगह शिविर लगाए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बाढ़ के पानी से डूबने से या इलाज के दौरान कुल 92 जंगली जानवरों की मौत हुई है। 95 जानवरों को बचा लिया गया है। आईएमडी के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 5 स्थानों पर मलबा गिरने के कारण रुद्रप्रयाग गौरीकुंड NH 107 बाधित हो गया है। इस वजह से कई यात्री और स्थानीय लोग फंस गए हैं। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जनपद चमोली, भनेर पानी, पुराना नगर पंचायत पीपलकोटी, कंचनगंगा, छिनका, पागल नाला व हेलंग के पास मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद खबर पंजाब से। पंजाब में नशा बहुत तेजी से फैल रहा है। शहर से लेकर गांव तक नशे के जाल जकड़न में दिखाई पड़ रहे हैं। नशे के कारण पंजाब में लगातार मौतें भी हो रही हैं, साथ ही HIV एड्स का खतरा भी बढ़ गया है। नशे के कारण पंजाब की पूरी पीढ़ी बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई है, लेकिन पंजाब सरकार इससे निपटने में असफल दिखाई दे रही है। देखिए पंजाब से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब में बढ़ते नशे का संकट किसी से छुपा नहीं है। पंजाब कई वर्षों से नशाखोरी के कारण गर्त में जा रहा है। गुरुओं की खुशहाली और समृद्धि की ये धरती अब नशे का पर्याय बनती जा रही है।
पंजाब के युवा नशे के दलदल में इस कदर फंसते चले जा रहे हैं कि ये अब उनकी जान पर भारी पड़ने लगा है। राज्य के 3 जिले मोंगा, फिरोजपुर और भटिंडा में स्थिति ज्यादा गंभीर है, जबकि अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर व जालंधर में भी हालात ठीक नहीं हैं। पंजाब के युवाओं में नशा इस कदर घर कर चुका है कि हर दूसरे तीसरे घर में नशे से पीड़ित व्यक्ति मिल सकता है। शहर से लेकर गांव कुछ भी नशे से अछूता नहीं है। नशीली दवाओं के सेवन ने लोगों का न सिर्फ जीवन बर्बाद कर दिया है, बल्कि इसके ओवरडोज से लगातार जानें भी जा रही हैं। पंजाब का जो 5 दरिया चलते हैं, 5 में तो ये 6वां दरिया जो नशे का चल रहा है सर। अब देख रहे हैं हर घर में देखो तीसरे चौथे घर में नशे वाले हैं सर। देखो हालात ऐसे बना दिए ना हमारे पंजाब में, सोचने में मजबूर कर दिया लोगों को भी अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। पर मेरे को नहीं लगता आज हालात ऐसे बन गए, किसी की शादी नहीं हो रही, शादी होते थे उनके बच्चे नहीं हो रहे। स्कूलों में चलो छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल का नशा कर रहा है बच्चा। देखो सर पता नहीं ये जो नई जनरेशन है किस दौर में लगी है। हर तीसरे घर में आपको जो चिट्टे वाला जो हीरोइन नशा, सिंथेटिक नशा है, ड्रग है, उसका एक एडिक्टेड मिलेगा। तो उसकी एक लंबी चेन है, उसके घर बर्बाद हो रहे हैं, खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। कमाने वाले जो बेटे हैं, जो कमाने वाला घर का मुखिया है, वो नशे की चपेट में आ चुका है। उसके कारण जो है वो नशे के कारण वो चोरियां कर रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। तो ये सारा सिस्टम है जो पूरे पंजाब को बर्बाद कर रहा है। राज्य के मोंगा, फिरोजपुर और भटिंडा में स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है, जबकि अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर व जालंधर में भी हालात ठीक नहीं हैं। पंजाब में नशे के नासूर से कोई भी नहीं बचा है, लेकिन इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जब हम भटिंडा के एक नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे तो देखा कि सभी आयु के लोग यहां अपना इलाज करा रहे हैं। नशे की इस लत की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ही परिवार के कई लोग इसकी चपेट में हैं। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा कि भटिंडा के एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में करीब 15 साल का बच्चा और मां दोनों के नशे के आदी होने के कारण उनको यहां लाया गया है। देखा जाए तो मैक्सिमम तो जो एज ग्रुप है वो तो इस समय ज़्यादा आ रहा है। आप मान के चलो 16 से लेके 30-35 तक की एज ग्रुप के ज़्यादा आ रहे हैं। जेंडर हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा तो मेल्स ही आते हैं। कोई फीमेल्स थोड़ा सा गवर्नमेंट में आने में हेजिटेट करती हैं प्राइवेसी के कारण, लेकिन फीमेल्स आ रही हैं, ऐसा बात नहीं आ रही, लेकिन कम आती हैं हमारे पास। तो बाकी जो नशा ज़्यादा वो सारा मिक्स नशा आ रहा है सर। मेडिकल नशा भी आ रहा है, वो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के हिसाब से होता है। जो अफोर्ड कर सकता हीरोइन भी ले रहा है, जो बाकी मेडिकल नशा, सिंथेटिक ड्रग्स, सब तरह का नशा मिक्स आ रहा है। पंजाब में ड्रग्स का सेवन न सिर्फ यहाँ के युवाओं को तबाह कर रहा है, बल्कि अब पंजाब में नशीली दवाओं के ओवरडोज से होने वाली मौतें बड़ी चिंता का विषय बन गई हैं। वहीं नशे के कारण पंजाब में एक और बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नशे के आदी लोग बड़ी संख्या में HIV, एड्स के भी शिकार बन रहे हैं। खाली टीके के राही जो नशा लेते हैं वो वाले मरीज आते हैं, और उनमें ये भी देखा गया है कि HIV और काला पीलिया ये बीमारियां भी उनकी होती है, तो उनका भी साथ में वो इलाज हम करवाते हैं हमारे अदर डिपार्टमेंट से मिलकर, और ये इलाज किया जाता है उनका। हमें पता है कि एक दूसरे के सुई सिरिंज ये लोग साझी करते हैं। शेयरिंग की वजह से जिस इंसान को HIV होती है उसका खून अगर दूसरे इंसान में जाएगा तो HIV इससे हो सकती है, और साथ काला पीलिया भी हो सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ड्रग्स के मामले में पंजाब की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पंजाब में बीते कुछ वर्षों में नशीली सामग्री की बरामदगी भी काफी बढ़ी है। पिछले 7 सालों में नशीली दवाओं की बरामदगी 5 गुना बढ़ी। पंजाब में 2017 में 170 किलोग्राम नशे की खेप पकड़ी गई थी। 2023 में ये आंकड़ा 1350 किलोग्राम तक पहुंच चुका था। पंजाब में लगभग 35% घरों में नशे की समस्या है। ओपियोइड के अलावा पंजाब में नशेड़ी ब्यूप्रेनोफ्रिन जैसी नशा मुक्ति दवाओं के भी आदी हैं। NCRB के अनुसार 2019 में पंजाब में 11,536 करोड़, 2020 में 6,909 करोड़ और 2021 में 9,972 करोड़ के मामले दर्ज किए गए थे। ड्रग ओवरडोज के कारण पूरे देश में सर्वाधिक मौत पंजाब में। नशीली दवाओं के ओवरडोज से 3 साल में 280 मौतें हुई हैं।
पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक हलफनामे के अनुसार नशीली दवाओं के ओवरडोज से 2022-23 के दौरान 159 लोगों की जान चली गई। 2021-22 में 71 मौतें और 2020-21 में 36 मौतें हुई। बठिंडा और तरनतारन में ड्रग्स की ओवरडोज से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के सेवन से अधिक लोग मरे। बठिंडा में नशीली दवाओं के ओवरडोज से 38 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद तरनतारन में नशीली दवाओं के ओवरडोज से 30 मौतें हुई हैं। फिरोजपुर में नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन से 19 मौतें हुई। अमृतसर जिले में कुल 17 नशीली दवाओं के आदी लोगों की जान चली गई। शहरी इलाकों में लुधियाना में नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन से 14 मौतें हुई, जिनमें अमृतसर में 6, बटाला में 10, होशियारपुर में 14, कपूरथला में 5, लुधियाना ग्रामीण में 5, खन्ना में 9, फतेहगढ़ साहिब में 5, SAS नगर में 8, संगरूर और बरनाला में 5-5 मौतें हुई। वहीं पंजाब में बढ़ते नशे को काबू करने में पंजाब की आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब में नशा उन्हें विरासत में मिला है और ये समस्या उनकी सरकार के पहले से है और इसके लिए वो सीमा पार से इसकी सप्लाई को ही प्रमुख कारण बताते हैं। पंजाब के अंदर नशा जो है वो हमें विरासत में मिला है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और लोगों का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नौजवानों को बाहर भेजने से रोकने के लिए, नशे से रोकने के लिए उनको स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा जा रहा है, उनको नौकरियां दी जा रही है, उनको रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। तो सरकार सभी एंगल से, मल्टीपल एंगल से इसके ऊपर काम कर रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यूनिटिव एक्शन आप लेंगे, आपने FIR कर दी या आपने लोग पकड़ लिए, तो ये नौजवानों को निकालने के लिए भी काम हो रहा है। ये एक समझना पड़ेगा, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ये इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है और इसे न रोक पाना पंजाब सरकार की बड़ी नाकामी बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि आप सरकार की पंजाब में नशा रोकने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है और सरकार की शह में ये सब यहाँ चल रहा है। इनको मालूम ही नहीं हाउ टू गवर्न, इतनी मिस गवर्नेंस आज तक पंजाब ने नहीं देखी। 2.5 साल लग गए इसको ये जानने के लिए कि पंजाब में नशा जो पुलिस स्टेशन है उनमें से बिकता है। कितनी, अगर ये सच है तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, अगर झूठ है तो चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके आने के बाद अब नशा होम डिलीवरी होने लगी है। आप लोग चैलेंज करके वीडियो डाल के कह रहे हैं कि आप बताओ कहाँ आपको नशा चाहिए, हम डिलीवर करेंगे। तो इससे क्या माना जाए कि ये सरकार जो है बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर फिक्रमंद नहीं है कि पंजाब का युवा जो बुरी तरह से इस नशे की दलदल में जो धंस गया है, फंस गया है, उसको निकालना कैसे है। वहीं जानकारों का भी कहना है कि नशे को लेकर पंजाब सरकार में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कई जगह पुलिसकर्मी ही इस गोरख धंधे में लिप्त पाए गए हैं। ड्रग के कारोबार में संलिप्त होने के कारण पिछले दिनों बड़ी संख्या में पुलिस के ट्रांसफर भी किए गए। पिछले दिनों CM भगवंत मान ने पुलिस विभाग में 10,000 तबादलों का आदेश देते हुए दावा किया कि कई निचले स्तर पर पुलिसकर्मी नशे के खतरे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पॉलिटिकल, पुलिस और स्मगलर, ये नेक्सस है। इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो बिल पावर है सरकारों की, वो बिल पावर काम नहीं करती और उसकी बदौलत ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हुई है। वरिष्ठ प्रोफेसर और डायनामिक्स ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड एब्यूज इन इंडिया के लेखक डॉक्टर रंजीत सिंह घूमन कहते हैं कि पंजाब में ड्रग की समस्या एक बड़ा व्यापार भी बन गया है। यहाँ से अन्य देशों को भी ड्रग की सप्लाई होती है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उसके मूल कारण को खत्म करना होगा। प्रोफेसर घूमन कहते हैं कि सरकार को डिमांड और सप्लाई के स्तर पर इसे खत्म करना होगा और इससे प्रभावित लोगों का सही तरीके से पुनर्वास किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा $1 ट्रिलियन बिजनेस है और इसका मेन कारण है कि ना तो जो गवर्नमेंट्स हैं सप्लाई रोक सकी है, ना डिमांड रोक सकी है, ना न्यू एंट्री रोक सकी है और ना ही जो ड्रग एडिक्शन के बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो नहीं, क्योंकि फंडामेंटल रीज़न जो है ड्रग एडिक्शन की वो सोशल रीजंस भी है, वो इकोनॉमिक रीजंस भी है, वो पॉलिटिकल रीजंस भी है। पंजाब में नशे के नासूर से एक पूरी युवा पीढ़ी खात्मे की ओर बढ़ रही है। नशे के कारण एड्स जैसी दूसरी समस्याएं भी पंजाब को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। यदि समय रहते नशे के इस नासूर का इलाज न किया गया तो शायद भविष्य में पछताने के अलावा कुछ हासिल न होगा। ताजा आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में नशा करने वालों में 14 से लेकर 35 साल की आयु के करीब 70% लोग हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
नशे को लेकर सरकारें जरूर एक दूसरे पर आरोप लगाएं, लेकिन आज ये पंजाब की बड़ी समस्या है और एक पूरी पीढ़ी जो है वो नशे के नासूर में फंसी हुई है। नशे के कारण परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं और पंजाब की जो पूरी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नशे के गर्त में जा रही है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, पंजाब। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर रविवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एंजॉय कीजिए ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट मूवीज। राणा की मौत से पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। हर फ्राइडे और सैटरडे फंडू फीचर फिल्म्स पर। मैं उन लोगों को तिल तिल मारूंगी। सुपरहिट फिल्म्स। इंजन में से वैक्यूम ब्रेक मैंने निकाल दी है। देखा तो मैं खींचूंगा तेरी मौत की। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।